हेलो एवरीवन। आज है 27 ऑफ द मार्च 2024 और जैसा कि आपको पता है हम डेली द हिंदू और उसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस और जितने भी हमारे न्यूज़पेपर हैं जिनमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, जो हमारे एग्जाम को देखते हुए इंपॉर्टेंट होती है, जो कहीं ना कहीं हमसे एग्जाम में आगे चलकर पूछी जा सकती है, हम उन सभी को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली न्यूज़ है आज के न्यूज़पेपर के अंदर, उसको देखते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे सामने एक न्यूज आती है। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो एक कार्गो शिप है ना, वो कार्गो शिप क्या होती है, एक ब्रिज से टकरा जाती है। और जब वो ब्रिज से टकराती है तो उसके अंदर जितना भी उसके अंदर कंटेनर वगैरह थे वो सारे के सारे पानी में गिर जाते हैं। और उसके बाद पानी में गिरने के बाद उसमें कुछ लोग भी होते हैं जो एक्चुअल में देखा जाए तो इंडियन ओरिजिन के होते हैं। और उनकी उसमें खोए जाने की या 6 to 7 लोगों की तो डेथ के भी हमारे पास अभी क्या आ चुके हैं, न्यूज आ चुकी है अभी शाम तक। तो हमें समझना ये है कि जो कार्गो शिप थी, ये एक्चुअल में इसमें इंसिडेंट हुआ तो हुआ कैसे। तो देखो, कार्गो शिप क्या होती है, ऐसी शिप होती है जो बहुत सारे मटेरियल्स को या बहुत सारे कंटेनर्स को, आपके सामने दिख रहा होगा, इनको कैरी करने का काम करती है। और ये कौन सी जगह पर हुआ है तो याद रखना, बाल्टीमोर जगह का नाम याद रखना है। बाल्टीमोर के अंदर, यूएस के अंदर ये सारा का सारा इंसिडेंट हुआ। और इसके अंदर जितने भी लोग थे क्रू के अंदर, वो सारे के सारे इंडियन थे। ठीक है। अब बात याद रखनी है, ये कंपनी कौन सी थी जो इस शिप को ओन करती थी, तो याद रखना ये एक सिंगापुर, है ना, सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी, जो बाल्टीमोर से लेकर कोलंबो तक सामान लेकर जा रही थी। ये जो आपका जो आपके सामने ये जो सिप है, इस सिप का नाम क्या है, आपसे हो सकता है एग्जाम में इस सिप का नाम भी पूछ ले कि रिसेंटली ये सिप न्यूज में देखी गई थी, इसका नाम क्या है। तो याद रखना उस सिप का नाम क्या है, तो उस सिप का नाम है डाली। सिप का नाम क्या है, डाली, DALI। ठीक है। ये कहां पर उस ब्रिज से टकरा जाती है, तो बाल्टीमोर के अंदर टकरा जाती है। अब याद रखना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझना, बहुत सारी रिवर्स होती हैं। कभी भी एग्जाम के अंदर ये नहीं पूछेगा पर्टिकुलरली कोई रिवर के बारे में। हाँ, अगर किसी रिवर के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ होता है तो आपसे पूछ लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, ये आज न्यूज में बना, आपसे एग्जाम आते आते पूछेगा कि आप लोगों ने एक इंसिडेंट देखा था जो किसी ब्रिज से कोई कंटेनर टकराया था। तो आपसे ये पूछ लेगा कि ये जो ब्रिज था इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, तो 2.6 किलोमीटर। ये कब ओपन हुआ था, तो मार्च 1977 में ओपन हुआ था। इसकी क्लियरेंस कितनी है, इसके नीचे का जो बेस है, ये जो इस नदी के पानी से और यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, तो 56 मीटर की ये क्या बनी हुई है, हाइट बनी हुई है। लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये रिवर कौन सी है। जैसे समझने की कोशिश करना, लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट टू लास्ट ईयर, है ना, गुजरात के अंदर एक रिवर थी जिसका नाम था मच्छू रिवर। ठीक है। उस रिवर का नाम क्या होता है, मच्छू रिवर। इस रिवर के ऊपर क्या हुआ, एक ब्रिज होता है जो टूट जाता है। एग्जाम के अंदर पूछा गया कि रिसेंटली जो ब्रिज टूटा था वो कौन सी रिवर पर टूटा था। तो हमने बहुत सारी रिवर्स के बारे में पढ़ा होता है, हिमालयन रिवर, सना, जितने भी हमारे इंडिया में रिवर सिस्टम हम सब पढ़े होते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ द रिवर्स फ्लो करते हैं, तो हर एक को हम रट नहीं सकते। तो इसी के लिए याद रखना, जब भी किसी रिवर के अंदर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है तो उसका नाम हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। क्योंकि पर्टिकुलर आप सभी नहीं रट सकते, नहीं याद कर सकते, लेकिन उस न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हो। तो मेरे कहने का पर्पज यही है कि ये जो रिवर है, ये कौन सी रिवर है जिस रिवर के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ था, जिसके अंदर इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ। और ये जो रिवर है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर इस रिवर के ऊपर ये इंसिडेंट हुआ था। ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, यूएसए। अभी रिसेंटली क्या हुआ, यूएसए ने अपने वहां पर व्हाइट एस्बेस्टोस को बैन कर दिया। अब आप कहोगे कि सर व्हाइट एस्बेस्टोस क्या होते हैं, तो याद रखना ये एस्बेस्टोस एक्चुअल में क्या है, ये केमिकल्स से बने होते हैं। एक्चुअल में आपने देखा होगा कि जो छत होती है ना, जो कंक्रीट टाइप की छत होती है, जो फाइबर की छतें लगा लेते हैं लोग घरों में, वो क्या होती है, वो आपके जो हाई टेम्परेचर है उस हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करती हैं। ठीक है। उसके साथ साथ आपकी जो लाइटनिंग होती है बारिश के समय पे, उस लाइटनिंग को भी रेजिस्ट करती है। उसके साथ साथ ये आपके बहुत इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो एस्बेस्टोस है ना, ये जो केमिकल से बनता है व्हाइट एस्बेस्टोस, ये पूरी दुनिया में दो ही केमिकल से बनाया जाता है, इसको बेसिकली एस्बेस्टोस कहते हैं। ये क्या है, ये हमारे इस इंडिया में कह सकता हूँ, हमारी दुनिया में एक प्रकार से एक नई डिजीज फैला रहा है। और एक्चुअल में इसको क्या कहा गया, तो इसको कार्सेनोजेनिक कहा गया, कार्सेनोजेनिक।
अब आप कहोगे कि सर कार्सिनोजेनिक क्या होता है, तो याद रखना वो मटेरियल जो कैंसर क्रिएट करने का काम करता है उसे हम कार्सिनोजेनिक मटेरियल का नाम दे देते हैं। तो यूएसए के अंदर क्या हुआ, ये जो एस्बेस्टोस है ना, इसको कार्सिनोजेनिक मटेरियल डिक्लेयर करके इसके यूज के ऊपर बैन लगा दिया गया है। हालांकि इसका यूज नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो, ये फाइबर है, ठीक है, इस फाइबर के छोटे छोटे टुकड़े हवा में घूमते रहेंगे। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने जब उसके छोटे छोटे टुकड़ों के आसपास जब आपने सांस ली तो आपके बाय एयर ये कहाँ चले गए, आपके शरीर में चले गए। तो कहीं ना कहीं आपको क्या हो जाएगा, कैंसर क्रिएट हो जाएगा। आपको लंग कैंसर हो सकता है, आपको ओवेरियन कैंसर हो सकता है, आपको दुनिया भर के कैंसर को क्रिएट कर सकता है। तो बस याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एस्बेस्टोस को किस वजह से बैन कर दिया गया, तो वो कैसे थे, कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट के अंदर आता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में कैंसर क्रिएट करता है। ठीक है, अगली जो न्यूज हमारे सामने आती है ये हमारे एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज हो जाती है। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लियानाज, ठीक है, लियानाज थ्रेटन अर्थ कार्बन सिंक। देखो कार्बन सिंक क्या होता है, कार्बन सिंक का सिंपल सा मतलब है कि जब हमारे यहाँ पर कार्बन का एमिशन होता है, ठीक है, तो जब कार्बन का एमिशन होता है तो उस कार्बन के एमिशन से बचने का एक ही तरीका है कि हमारे यहाँ पर जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, उस कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करके ये हमें क्या देते हैं, तो ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जितना CO2 यहाँ पर निकलता है वो सारा ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हुआ क्या, इन ट्रीज के ऊपर एक अलग टाइप का एक ट्री होता है जिसको हम कहते हैं लियानास। एक्चुअल में लियानास क्या होता है, तो ये काफी लंबे या लॉन्ग बेल टाइप के होते हैं, ठीक है, प्लांट्स होते हैं। ये किसी पेड़ के ऊपर लग जाते हैं, फिर उस पूरे पेड़ को कवर कर लेते हैं, और कवर करने के बाद उस पेड़ को धीरे धीरे मारना शुरू कर देते हैं, उस पेड़ की डेथ होने लगती है। तो आसपास के रीजन में जितना भी कार्बन निकलता है, कार्बन जनरेट होता है, वो कार्बन हमारे ये जो पेड़ है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। और जो कार्बन ज्यादा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस को प्रमोट करेगा। और जब कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस को प्रमोट करेगा तो ये सीधा सीधा किसका रीजन बनेगा, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो सीधा सीधा ग्लेशियर्स के ऊपर इफेक्ट होगा। और जब ग्लेशियर्स के ऊपर इफेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं जो हमारा टारगेट है 2070, इंडिया का टारगेट है कि हमें कार्बन फ्री हो जाना है। और 2050 पूरे वर्ल्ड का टारगेट है कि हमें कार्बन न्यूट्रल हो जाना है। क्यों, अगर ऐसा नहीं हुए तो 2100 जब तक आएगा, आज से लगभग कह सकता हूँ 70 to 75 ईयर बाद, पूरी की पूरी जो अर्थ है वो किस में समा जाएगी, पानी में समा जाएगी। और जब पानी में समा जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा खत्म। ऐसा ना हो तो हमें कार्बन को कंट्रोल करना होगा। इसके लिए ये जो लियानाज है ना, ये बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन सिंक के लिए तो कौन है, लियानाज। ठीक है, तो सिंपल वन लाइनर में आप इसको याद रख सकते हो, आपसे अगर वन लाइनर के एग्जाम में पूछता है तो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। न्यू स्पीसीज ऑफ द डीप सी आइसोपोड डिस्कवर्ड ऑफ कोलम नेम्ड आफ्टर इसरो। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ, केरल के अंदर एक जगह है जिसका नाम है कोलम। इस कोलम के अंदर हमें क्या मिला, एक नई टाइप का आइसोपोड मिला है। व्हाट इज आइसोपोड, तो देखो आप लोगों के सामने ये स्ट्रक्चर बनी हुई है। ये आइसोपोड एक्चुअल में होता क्या है समझना, एक ऐसी ऐसी स्पीसीज होती है जिसके अंदर क्या नहीं होता, तो इसके अंदर मैं कह सकता हूं कि जो हमारी बैकबोन होती है, ठीक है, ये ऐसा होता है जिसमें बैकबोन नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा श्रिम्प, है ना, आपने देखे होंगे क्रैब्स, जिनको लोग खा भी लेते हैं क्योंकि उनके अंदर बैकबोन्स नहीं होती। तो ये उसी कैटेगरी का एक स्पीसीज है। और ये दुनिया भर में दो ही पाई जाती है, सेकंड हमने ढूंढी है, और इस सेकंड का नाम हमने किसके नाम पर रखा है, तो याद रखना इसका नाम इसरो के नाम पर रखा है। ठीक है, और ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि हमने एक नई टाइप की एक नई स्पीसीज ढूंढी थी उड़ीसा के कोस्ट पर, और हमने उसका नाम किसके नाम पर रख दिया था, द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रख दिया था। और द्रौपदी मुर्मू हमारी क्या है, प्रेसिडेंट है आज के दिन। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि इसरो के नाम पर किसका नाम रखा गया है, तो किसका, तो आइसोपोड का। ठीक है, इसका जो कौन सी उससे बिलोंग करता है, तो जीनस ब्रूसेथोआ से क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक है, तो सिंपल वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। जैसा आइसोपोड आपके सामने लिखा हुआ है, ऐसा ये जो कीड़ा टाइप का होता है इसी को हम आइसोपोड कह देते हैं। अब इसका नाम किसके ऊपर रख दिया गया, तो इसरो के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर।
जो कि हमारी स्पेस एजेंसी है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। आईटी मिनिस्ट्री नोटिफाइज कॉन्टेंशियस फैक्ट चेक यूनिट। देखो एक्चुअल में फैक्ट चेक यूनिट है क्या, फैक्ट चेक यूनिट एक्चुअल में है क्या, तो ये यूनिट बनाई गई थी 2019 में, और ये काम करती है किसके, पीआईबी के अंदर, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर पीआईबी है क्या। इसमें आपने देखा होगा आजकल जो फेक न्यूज है वो बहुत ज्यादा चलती हैं, और उन फेक न्यूज को ज्यादा चलाने के पीछे मैं कह सकता हूँ हमारा जो एआई है वो भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। हालांकि एआई से तो हम उनको अल्टर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई न्यूज ही फेक है और कोई उसका अलग तरीके से प्रोपेगेंडा चला रहा है और उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, तो इस फेक न्यूज को पकड़ने वाली जो फैक्ट चेक यूनिट है, एफसीयू, जो 2019 में बनी होती है, इसका पर्पज है, इसका इसका टारगेट यही है कि उस जो फेक न्यूज है उसको कैंसिल करे, और उसके बाद जो रियल न्यूज है वो ही मार्केट में चले। ठीक है, याद रखना इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो फेक न्यूज चलाएगा उसके ऊपर केस वगैरह चलेंगे, पेनल्टी लगेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर कुछ ज्यादा ही फेक चल रहा है तो उसके ऊपर क्रिमिनल या सिविल केस भी चलाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी बस इतना ध्यान रखना कि कब बनी होती है, 2019 में। ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा फेक न्यूज चलती है, उनको कम करने के पर्पज से बनाई गई है, सिंपल। नेक्स्ट है साइंटिस्ट फाइंड पोटेंशियल न्यू ड्रग टारगेट टू प्रिवेंट इबोला। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने द हिंदू एनालिसिस में भी देखा था कि जो इबोला वायरस है उससे बचने के लिए अभी साइंटिस्ट ने कुछ नए कुछ वैक्सीन की अभी क्या की है, डिस्कवरी की है, इन्वेंशन की है। तो सिंपल याद रखना, अब यहाँ से न्यूज में क्या आ गया, डब्ल्यूएचओ है ना। डब्ल्यूएचओ का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना कब होता है, तो याद रखना 7 अप्रैल 1948 को बना था। दुनिया भर में जब भी कोई डिजीज आएगी, जब भी एपिडेमिक होगा, पेंडेमिक होगा, तो डब्ल्यूएचओ आपको उससे कंसर्न बातें बताएगा। तो अभी डब्ल्यूएचओ ने कह सकता हूँ इबोला की नई वैक्सीन जो है उसको बना लिया गया है, और इसको बनाने के लिए इस वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है, तो इसको इसके ऊपर स्टडी किया गया है VP35 है, उसके अंदर उसको प्रोटीन को उसको यूज करते हुए उसमें यूज किया गया है। ठीक है, तो सिंपल याद रखना एक वैक्सीन बनाई गई है जिसके लिए, इबोला के लिए। आई थिंक इबोला मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, सबसे पहला इबोला केस मैंने उस दिन भी बताया था, 1976 में आया था। और एक्चुअल में इबोला क्या है, तो इबोला एक रिवर है। ठीक है, एक रिवर है, जिस रिवर के पास ये पहला केस आता है, और उसके बाद इसमें होता क्या है, 12th डे आपकी डेथ हो जाती है अगर आप लोग इसके बारे में अवेयर नहीं होते हो तो एक कह सकता हूँ डेडली डिजीज है। नेक्स्ट है द क्यूरियस केस ऑफ द सोसामा लाइफ एंड द विचूर काउ। देखो आपने काऊ को देखा होगा, आपने गायें देखी होंगी, बहुत से टाइप की गायें देखी होंगी, थार पारकर गाय देखी होगी आपने, साहिवाल नस्ल की गायें देखी होंगी, है ना। लेकिन आपने ये वाली गाय के बारे में बहुत कम सुना होगा, वेचूर काऊ। एक्चुअल में वेचूर काऊ नाम क्यों है इसका, तो ये हमारा जो केरल है ना, उस केरल में एक जगह पड़ती है वेचूर, उसी के अंदर पाई जाती है। और इसकी जो हाइट होती है ना, वो बिल्कुल ही कम हाइट की होती है, शॉर्ट, इसकी हाइट शॉर्ट होती है, यही इसकी खासियत है। और क्या खासियत है, ये जो होती है ना, ये जो गाय होती है डिजीज रेजिस्टेंट होती है, यानी कि इस गाय के कोई ऐसी बीमारी नहीं होती जिसकी वजह से इसकी डेथ हो सके। ठीक है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है, तो डिजीज रेजिस्टेंट भी होती है। इसका जो मिल्क होता है, उस मिल्क के अंदर याद रखना, इसके दूध के अंदर आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक जो कह सकता हूँ एबिलिटी वाले जो इसके अंदर एलिमेंट्स है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। तो बस सिंपल याद रखना है ये न्यूज में क्यों आ गया, तो यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है सोसम्मा आइप। इनको क्या हुआ था, इसी बात के लिए कि ये इन वेचूर काऊ को प्रमोट करती है, इनको बचा के रखती हैं, इनको इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रही हैं, तो इसी के लिए 2022 में याद रखना इनको पद्म श्री का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और अब दोबारा से ये क्या कर रही है, इस वेचूर काऊ को प्रमोट करने का काम कर रही है। तो आपसे रिसेंटली एग्जाम में पूछ सकता है, रिसेंटली यू हैव सीन वेचूर काऊ इन द न्यूज, कहाँ से बिलोंग करता है, क्या है उसके अंदर, क्या नहीं है, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज। और अगर एनिमल्स की बात कर रहा है तो याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48 क्या कहता है कि वो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करेगा। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो पशुपालन होता है उसको प्रमोट करेगा, तो ये उसके अंदर आ जाएगा, आर्टिकल 48 के अंदर भी आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, IRDAI अप्रूव सेटिंग अप इंश्योरेंस ई मार्केट प्लेस बीमा सुगम। देखो एक्चुअल में बीमा सुगम है क्या, बीमा सुगम का मतलब है कि हर आदमी का एक नया पोर्टल बना दिया जिसका नाम रखा है बीमा सुगम। इस बीमा सुगम का टारगेट याद रखना 2047, यानी कि 2047 2047 तक आते आते
हर पर्सन का, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के हर सिटीजन का क्या होना चाहिए, बीमा होना चाहिए। बीमा यानी कि इंश्योरेंस होना चाहिए, ये इसका टारगेट है। और अभी लास्ट ईयर कहा गया था कि इसको हम जनवरी 2023 में स्टार्ट करेंगे, फिर कह दिया था जून 2023 में स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस साल फाइनली ये जून 2024 में स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हर इंसान का उसमें बीमा यानी कि उसका इंश्योरेंस कर दिया जाएगा। तो वन लाइनर में याद रखना, बीमा सुगम पोर्टल किससे बिलोंग करता है, इंश्योरेंस से। और इसको बनाया किसने है, तो IRDAI ने इसको बनाया है। अब जो RIDAI है ये क्या काम करता है, तो याद रखना IRDAI की फॉर्मेशन कब हुई थी, 1999 में हुई थी। ठीक है, IRDAI का एक्ट कब आया था, तो इसका IRDA एक्ट कब आता है, तो एक्ट भी 1999 में आया था। याद रखना इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कहीं से लेते हैं, आप अपना लाइफ इंश्योरेंस कहीं से लेते हैं, आप अपना व्हीकल इंश्योरेंस कहीं से लेते हैं, लेकिन अब इसके आने के बाद क्या होगा, बेस्ट जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होंगी वो आपको एक जगह पर मिल जाएंगी और आप एक ही जगह से उनको पिकअप कर पाओगे, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाएगा, तो आपको इसमें ज्यादा सोचने की भी नीड नहीं पड़ेगी। तो आप सिंपल इसमें वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हो। और हमारा बीमा सुगम का जो टारगेट है वो कौन सा है, 2047 तक सबका क्या हो जाना चाहिए, सबका बीमा हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, सबडक्शन जोन डिस्कवर्ड बीनीथ गिब्राल्टर स्ट्रेट, कंसर्न रेज्ड ओवर फ्यूचर ऑफ द अटलांटिक ओशियन। देखो समझना एक्चुअल में होता क्या है, ये जो आपका अटलांटिक ओशियन है, इसके अंदर अभी रिसेंटली क्या हुआ कि हमें सबडक्शन जोन दिखा। देखो सबडक्शन जोन क्या होता है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, आप समझ जाओगे एक लाइन के अंदर। देखो हमारे यहाँ पर हमारी जो अर्थ है, समझना कि मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ के अंदर ये इसकी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर। इस अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर लेयर्स पाई जाती है, जैसे मान लो बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर क्या होती है, तो इसको हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट के बाद जो दूसरे नंबर पे आती है इसको हम कहते हैं मेंटल। मेंटल के बाद तीसरा जो आता है इसको हम कहते हैं कोर। और इनके बीच में इरेगुलरिटीज पाई जाती है। इरेगुलरिटीज का मतलब यहाँ पर मैग्मा भरा होता है लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन स्टेट में। और जब ये मैग्मा बाहर निकल के आ जाता है तो हम इसे क्या कह देते हैं, लावा कह देते हैं। अब यहाँ पर बनी हुई होती है प्लेट्स, प्लेट्स मूव करती हैं। और ये जो मोल्टन स्टेट में लावा है ना, ये इसके ऊपर लगाता है प्रेशर, और जो एनर्जी लगती है उसको हम कहते हैं जियो थर्मल एनर्जी, या जियोथर्मल फोर्स इसके ऊपर लगता है। उसके बाद ये जो प्लेट होती है ये प्लेट ब्रेक हो जाती है, और जब ब्रेक होती है तो इसमें से कुछ वेव्स निकलती हैं जो हमारे सरफेस पर आ जाती हैं, जैसे P वेव, ठीक है, S वेव, L वेव यानी कि लव वेव्स। और जब ऐसा होता है तो हम उस सीन को क्या कह देते हैं, तो उस इंसिडेंट को हम नाम दे देते हैं अर्थक्वेक आ गया। क्या आ गया, अर्थक्वेक आ गया। फिर क्या होता है, कई बार ये जो प्लेट होती है ना ये बीच में से टूट जाती है। टूट जाती है तो गैप इतना हो जाता है कि यहाँ से लावा बाहर आ जाता है, और आने के बाद एक माउंटेन की फॉर्मेशन हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी कह देते हैं। अब हुआ क्या, ये जो प्लेट्स होती हैं ये तो किसकी वजह से हुआ, जियोथर्मल फोर्स की वजह से। अब क्या होता है, बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, बहुत सारी प्लेट है पूरी सरफेस के ऊपर। अब हुआ क्या, अच्छा इस क्रस्ट को याद रखना, इसको क्या कहते हैं, तो इसका नाम है तो सियाल, क्योंकि इसमें सिलिकॉन एल्यूमिनियम मैक्सिमम मिलता है। इसको कहते हैं सीमा, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम मैक्सिमम मिलता है। इसको कहते हैं नीफे, क्योंकि इसमें निकेल और आयरन बहुत ज्यादा मिलता है, और बीच में यहाँ पर आयरन लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, तो मान लो एक प्लेट है ये और एक प्लेट है ये। अब समझना ये जो प्लेट होती है ना, दो टाइप की होती हैं। एक प्लेट होती है आपकी कौन सी, तो एक होती है ओशियनिक प्लेट, ठीक है, और एक प्लेट होती है आपकी कौन सी, तो वो होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो आप समझ गए होगी, जो कॉन्टिनेंट के नीचे होगी वो कॉन्टिनेंटल, और जो ओशियन के नीचे होगी ओशियनिक प्लेट। जैसे इंडिया की प्लेट है, तो याद रखना इंडिया की जो प्लेट है ना उसको हम कहते हैं इंडो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और हमारी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना वो कैसी प्लेट है, तो याद रखना ये हमारी एक ओशियनिक प्लेट है। और हमारी ओशियनिक प्लेट जो है वो सबमर्ज हो गई, किसके साथ टकरा गई, तो हमारी एशियन प्लेट के साथ टकरा गई। और जब एशियन प्लेट के साथ टकराई तो ऊपर से एशिया की प्लेट और नीचे से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई। तो जब ये दो प्लेटें टकराएंगी समझना, तो इससे क्या होगा कि एक तरफ मैंने कहा कि क्या है, कॉन्टिनेंटल, एक तरफ क्या है, ओशियनिक। ओशियनिक जो होती है ना याद रखना वो, ठीक है, और जो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है ये थोड़ी सी वेट में लाइट होती है।
कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो साल की 2 सेंटीमीटर ही मूव कर पाती है, और जो ओशनिक प्लेट है वो साल में 5 सेंटीमीटर मूव कर पाती है। तो हुआ क्या कि ऐसे समझना, नीचे वाली जो प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन, वो टकराई किससे, इंडियन उससे, एशियन प्लेट से। तो ये भारी थी, ओशियनिक थी, ये हल्की थी, इसमें सबमर्ज हो गई। जब सबमर्ज हो गई तो यहाँ से बीच में से एक हिस्सा निकला, और वो हिस्सा निकलता गया, क्योंकि ये तो हर साल मूव करेगी, हजारों लाखों सालों में निकलते निकलते क्या हुआ कि हमारी प्लेट और वो प्लेट टकराती रही, और बीच में वो जो मटेरियल निकलता रहा, वो मटेरियल किसकी फॉर्मेशन कर गया, हिमालय की फॉर्मेशन कर गया। तो दुनिया भर में जो माउंटेन्स बने होते हैं, जिनको हम क्या कह देते हैं, जिनको हम ऐसे माउंटेन जैसे कि फोल्डेड माउंटेन कह देते हैं उनको, जो सरफेस के फोल्ड होने से बने। तो ये कैसे बनी, जब दो प्लेटें आपस में टकराई। तो यहाँ पर भी बस यही कह रहा है कि जो गिब्राल्टर स्ट्रेट है उसके नीचे हमें सबडक्शन जोन मिला है। सबडक्शन जोन का मतलब क्या होता है कि जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं, और जब हैवी प्लेट होती है वो लोअर प्लेट को चीरते हुए या उसको प्रेस करते हुए जब उसके अंदर धंस जाती है उसके अंदर, तो उस वाले जोन को सबडक्शन जोन कहते हैं। तो सोचो अगर गिब्राल्टर या जिब्राल्टर स्ट्रेट के नीचे ये पाया गया है, तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या होगा, धीरे धीरे किसी नई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, सबडक्शन जोन यहाँ पर डिस्कवर किया गया। समझ गए ना क्या होता है सबडक्शन जोन? जैसे मैंने कहा कि हैवी प्लेट ज्यादा मूव करती है, लाइट प्लेट कम मूव करती है, तो आपको पता होगा इंडिया जो है वो हर साल 1 सेंटीमीटर छोटा हो जाता है, हिमालय हर साल 2 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्लेटों का सबमर्जन हो रखा है। ठीक है, ये तो हो गया सबमर्ज। कई बार क्या होता है, प्लेटें दूर होती हैं, जब दूर होती हैं तो बीच में गैप बन जाता है, तो वहां पर भी माउंटेन्स बनते हैं, उनको हम ब्लॉक माउंटेन कह देते हैं, जैसे विंध्याचल, ठीक है, सतपुड़ा, ये सब ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऐसे कई बार दूर जाएगा, कई बार टकराएगा, और कई बार पैरेलल चलेगा। अब जब ये प्लेट पैरेलल चलेंगी तब भी दिक्कत है, क्योंकि एक लाइट वेट, एक हैवी वेट, एक ज्यादा तेज चलती है, कम तेज चलती है। तो जब भी दो प्लेटें पैरेलल चलेंगी तो वहां पर हमेशा क्या आएगा, अर्थक्वेक आएंगे, नेचुरल डिजास्टर आएंगे। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी सैन, ठीक है, आपने एक मूवी देखी होगी जिसके अंदर आपने देखा होगा सैन एंड्रियास, ठीक है, जिसके अंदर हर बार वहां पर भूकंप या वहां पर फ्लड वगैरह आती रहती है। तो वो जो अमेरिका का जो रीजन है ना, सैन एंड्रियास वाला, वो रीजन बिल्कुल वही बना है, उसके नीचे जो प्लेट है ना वो पैरेलल है, और जब भी हर साल वो मूवमेंट तो करेंगी, तो हर साल वहां पर अर्थक्वेक आता ही आता है। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, पूरा का पूरा ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजीज हैं ये सारी की सारी। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कैसे हमारी प्लेट्स काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज के ऊपर आ जाते हैं। ए वतन मेरे वतन, आपने देखा होगा कि अभी जो आपका डिज्नी प्लस हॉटस्टार है उसके ऊपर एक सीरीज आ रही है ए वतन मेरे वतन के नाम से। और ये जो स्टोरी है ना, ये उषा मेहता की स्टोरी है। और इनको रेडियो बैन के नाम से जाना जाता है। याद रखना, इनको किस नाम से जाना जाता है, रेडियो बैन के नाम से जाना जाता है। इनको एक्चुअल में कहा जाता था उषा बैन। ठीक है, क्योंकि गुजरात की थी। याद रखना, हुआ क्या था आपको पता होगा, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जब इंडिया आया था तो हमने उसका क्या किया था, अपोज किया था। क्यों अपोज किया था साइमन कमीशन का 1928 में? क्योंकि उसके अंदर 7 मेंबर थे टोटल। ठीक है, उसका हेड होता है लॉर्ड या जॉन साइमन। सारे के सारे सातों कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। तो हमें ये बात जमी नहीं, हमने उसका अपोज किया तो चला गया साइमन, गो बैक साइमन के नारे लगाए, ब्लैक फ्लैग दिखाए उनको, वो चले गए। उस समय साइमन कमीशन का जब अपोज हो रहा था, तो उस समय ये जो आपके सामने लेडीज दिख रही हैं, उषा मेहता, इन्होंने उस समय 8 ईयर की एज में इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया होता है। और याद रखना, ये गांधीयन फिलोसॉफी को फॉलो करने वाली थी। आपने देखा होगा गांधीयन फिलोसॉफी मतलब गांधी जी के विचारधारा है, उनके प्रिंसिपल्स पर चलने वाली थी। फिर क्या हुआ, 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। 1939 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे इंडिया में या दुनिया भर में जो हमारा जो रेडियो होता है, उस रेडियो के सारे लाइसेंस रद्द कर दिए, कोई रेडियो नहीं चलाएगा। लेकिन याद रखना, उषा मेहता जो थी, इन्होंने एक सीक्रेट सीक्रेट कांग्रेस रेडियो चलाया था। और उस सीक्रेट कांग्रेस रेडियो का पर्पस था कि जो कांग्रेस के लीडर्स थे ना, उस समय 1942 में चलाया था इन्होंने। और 1942 में आपको पता होगा क्विट इंडिया मूवमेंट चला होता है। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो इसलिए चला था क्योंकि सारी की सारी आर्मी तो चली हुई थी वर्ल्ड वॉर में। उस समय महात्मा गांधी को मौका मिल चुका था कि आर्मी उसमें गई है, वर्ल्ड वॉर में सही मौका इंडिपेंडेंस मांगने का। गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसका नारा था डू और डाई। क्या नारा था उसका, डू और डाई, या तो आजाद करो या मरो। अब क्या हुआ, धीरे धीरे सबको अरेस्ट किया जाने लगा। कितने लोगों को अरेस्ट करोगे, आर्मी तो वहां जा चुकी है। रेलवे स्टेशनों में आग लगाई जाने लगी। याद रखना, गांधी जी का पहला वॉयलेंस वाला मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट, उनके 6 बड़े मूवमेंट्स के अंदर। अब क्या हुआ, उसी समय एक नारा और दिया गया था, याद रखना, मैं भी गांधी।
याद रखना उस समय एक नारा और लगा था, मैं भी गांधी। बच्चा बच्चा ये नारा दे रहा था कि मैं भी गांधी हूं, मुझे भी उठा के जेल में डाल दो। तो ब्रिटिशर्स कितने लोगों को जेल में डालते। उन्होंने हमें प्रॉमिस कर दिया कि हम तुम्हें 1950 तक इंडिपेंडेंस कर दे, आजाद कर देंगे, फिर हम चले जाएंगे। तो हमें एक डेट मिल चुकी थी, गांधी जी ने मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया और उसके बाद धीरे धीरे मूवमेंट खत्म हो गया और 1947 में हम हो गए इंडिपेंडेंट। लेकिन ये जो लेडीज है ना, इनका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उस समय जब ये मूवमेंट चल रहा था तो हमारे लीडर्स को जनता से कनेक्ट करने के लिए इन्होंने एक सीक्रेट कांग्रेस रेडियो चलाया था। इसके बाद इनको कर लिया गया अरेस्ट, और अरेस्ट करने के बाद 1946 में इनको जेल से वापस रिहा किया गया। और जेल से रिहा होने के बाद इनका नाम क्या हो गया, पूरे इंडिया में रेडियो बैन के नाम से नाम हो गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये एक फ्रीडम फाइटर भी थी, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था, और इनके ऊपर एक मूवी बनाई गई है, ठीक है, एक सीरीज आ रही है, तो प्लीज आप लोग उसको देख लीजिएगा। एक अच्छा आर्टिकल इसमें देखने को मिला हमें, उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। इन सभी बातों को थोड़ा सा याद रखना। और यहीं से याद रखना, अभी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया है, तो सेम मूवमेंट दिल्ली में चल रहा है ना। आपने देखा होगा दिल्ली के लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट पहन के, ड्रेस पहन के घूम रहे हैं ना, कि मैं भी केजरीवाल, मुझे भी जेल में डाल दो। वही कॉन्सेप्ट है जो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर था। चलिए नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं। फोर्थ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम ऑर्गेनाइज इन द न्यू दिल्ली। जो एससीओ है, सबसे पहली बात समझना, व्हाट इज एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कब बना होता है, 2001 में बना होता है। याद रखना 1996 में ये बन गया था। उस समय इसका नाम था संघाई, संघाई 5। लेकिन 2001 के अंदर इसके अंदर उज्बेकिस्तान ऐड हो जाता है, और जब उज्बेकिस्तान ऐड हो गया तो इसका नाम चेंज होकर हो गया एससीओ। तो हम इसकी ऑफिशियल फॉर्मेशन 2001 ही मानते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। कहाँ पे है, बीजिंग, चाइना। और याद रखना इंडिया, इंडिया क्या इसका पार्ट है, तो हाँ इंडिया भी इसका पार्ट है। इंडिया और पाकिस्तान ने इसको 2017 में ज्वाइन किया होता है। ठीक है, अभी इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फॉर्म जो है वो मीटिंग वो न्यू दिल्ली में हुई थी, इसलिए ये न्यूज में आ गया। तो इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को हमें याद रखना है। और एससीओ के अंदर टोटल कितने मेंबर है, तो याद रखना टोटल 8 मेंबर थे। अब इसमें एक और जुड़ गया, 9 हो चुके हैं। जो लेटेस्ट जुड़ा है वो कौन सा है आपका, तो ईरान इसमें लेटेस्ट ऐड हो चुका है। ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स को हमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। आज की जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, explained on Holi a look at the Jaipur traditional celebration with the गुलाल गोटा। देखना अभी रिसेंटली होली सेलिब्रेट की गई थी, तो पूरे इंडिया में फेमस है क्या, जयपुर का गुलाल गोटा। जयपुर का जो गुलाल गोटा है ये पिछले लगभग 400 ईयर से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इवन जो जयपुर की रॉयल फैमिली है ना, वो रॉयल फैमिली भी क्या करती है, इसी से अपनी होली को सेलिब्रेट करती थी, आज भी करती है। होता क्या है इसमें, ये क्या होता है, देखो एक इंसेक्ट होता है, ठीक है, एक इंसेक्ट होता है, ठीक है, उस इंसेक्ट से एक मैं कह सकता हूं कि एक सीक्रेशन होता है उसका, है ना, उसमें से कोई लिक्विड निकलता है। उस इंसेक्ट के लिक्विड से क्या करते हैं ये लोग, ये गुलाल गोटे के ऊपर एक कवर बना लेते हैं। उस कवर के अंदर क्या करते हैं, वो रेजिन टाइप का होता है, उसके अंदर कलर भर देते हैं। फिर आप किसी को मारते हो तो टूट जाता है, और उसको कहते हैं क्या है उस कवर को, तो उसको लाख कहा जाता है, LAC, लैक। और आपने देखा होगा जो लेडीज चूड़ियां पहनती है, बैंगल्स पहनती है, वो बैंगल्स भी इसी का बना होता है। तो एक्चुअल में ये निकलता कहां से है, तो याद रखना छत्तीसगढ़, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड, यहाँ पर बेसिकली ये लैक नाम का एक कीड़ा पाया जाता है, जिसके इंसेक्ट होता है, जिसके जिस जो ये सीक्रेट सीक्रेट करता है किसके, लिक्विड का। ठीक है, उससे ये लैक प्रोडक्ट बनता है, जिससे बैंगल्स बनती है और बहुत सारी डाई भी बनाई जाती है। और इसी से क्या बनता है, गुलाल गोटा बनता है। ठीक है, तो अभी होली थी, ये वर्ल्ड फेमस है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। गुलाल गोटा कहाँ का फेमस है, जयपुर का। बनता कैसे है, मैंने थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद है पैराडाइज विद प्राइस, गैलापागोस आइलैंड्स टू डबल एंट्री फीस। देखो अभी रिसेंटली न्यूज में आ गया, ये जो आपका गैलापागोस है, इस आइलैंड ने अपनी जो एंट्री फीस है वो डबल कर दी है। एक्चुअल में है क्या समझना, ये हमारे एनवायरमेंट का कंसर्न है। ये जो आपका गैलापागोस आइलैंड है ना, ये है कहां पर, तो याद रखना पैसिफिक ओशियन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और है क्या यहाँ पर, ये सबसे मेन बात है, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में आते हैं। और आपको पता है हेरिटेज जो हमें विरासत में हेरिटेज में मिला हो, और ये यूनेस्को हेरिटेज में 1978 में ऐड हुआ था। और इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन हुआ क्या कि टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं और वहां पर इतनी गंदगी फैला के आते हैं, वहां पर इतना नेचर को खराब करके आते हैं कि यहाँ की जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म होती जा रही है। तो इसको बचाने के लिए क्या किया, इस साल से जो ट्रेवलर्स हैं उनसे इन्होंने कह दिया कि हम क्या करेंगे, डबल आपसे क्या लेंगे, किराया लेंगे, फेयर लेंगे, एंट्री फीस लेंगे।
ताकि लोगों के ऊपर जब ये एक्सपेंसिव होगा तो लोग यहाँ पर जाने से थोड़ा सा नाटे, मतलब कि मना करेंगे, और जब मना करेंगे तो बाद में पता चलेगा कंसर्न क्या है, तो लोग थोड़े से अवेयर रहेंगे, उसको बर्बाद होने से बचा लिया जाएगा। तो सिंपल थोड़ा सा याद रखना, यूनेस्को हेरिटेज साइट में है। और जैसे भारत की बात करूं तो भारत में यूनेस्को हेरिटेज साइट में कितनी साइट है, तो याद रखना 42 टोटल साइट बन चुकी है। और लास्ट 42 कौन ऐड हुआ था, तो याद रखना आपका होयसाला टेम्पल जो है, जो कि कर्नाटक में है, वो किस में ऐड हुए थे, एज ए यूनेस्को हेरिटेज साइट में। टोटल 42 साइट है। और याद रखना 38 नंबर पे 2019 में आपका जो जयपुर सिटी है वो भी किस में ऐड कर दिया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को हेरिटेज साइट में। और इससे होगा क्या कि जब भी कोई बाहर का व्यक्ति या बाहर का पर्सन यहाँ घूमने आएगा तो वो देखेगा कि कौन सा यूनेस्को हेरिटेज में है, तो जयपुर, वो जयपुर जरूर आएगा, क्योंकि इसका मतलब जयपुर में बहुत सारी चीजें हैं घूमने की, हेरिटेज की। और यहाँ पर जयपुर की क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक बूस्ट हो जाएगी। बस इसी पर्पज से इसको भी ऐड किया हुआ है, लेकिन ये खराब हो रही थी तो उसको बचाने के लिए उसको डबल कर दिया। तो थोड़े से 2-4 पॉइंट याद रखना। और याद रखना गैलापागोस आइलैंड क्यों फेमस है, तो दुनिया में सबसे बड़ा जो टोरटोइज है ना, गैलापागोस टोरटोइज, ये यहीं पर मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो कछुआ है वो यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखना। और ये है कहां पर, तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। ठीक है, इजबेला, सेंटा क्रूज, बाल्टारा, सेंटा फे। ठीक है, यहाँ आसपास यहाँ क्या मिलता है आपका, तो गैलापागोस आइलैंड्स यहाँ पर है सेंट्रल अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ए क्राई फॉर हेल्प, ए कॉल फॉर रिफ्लेक्शन एंड एक्शन। समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। कैसे, देखो, आपने नाम सुना होगा कोटा। कोटा के अंदर आईआईटी, ठीक है, नीट, या इनकी जो कोचिंग है, ये इतना बड़ा हब है, साल में 10,000 करोड़ रुपीज का हर साल रेवेन्यू आता है यहाँ से। और यहाँ पर हर साल 2 लाख प्लस बच्चे यहाँ पर एंटर करते हैं। और यहाँ पर इन बच्चों के साथ साथ आप देखोगे पेइंग गेस्ट जो पीजी का किराया है वो लगभग 25,000 तक पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पर बच्चे कौन आते हैं, 11th, 12th, 7th, 8th, 9th क्लास का। और वो बच्चा जब जैसे जैसे तैयारी कर रहा होता है तो उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है कि वो बच्चा लास्ट में क्या करता है, अपने आप को सुसाइड कर लेता है, मार लेता है। तो सुसाइड करने के केस इतने बढ़ चुके हैं कोटा के अंदर कि एक बहुत अच्छा आर्टिकल आज हमें देखने को मिला, ए क्राई फॉर द हेल्प, ए कॉल फॉर रिफ्लेक्शन एंड एक्शन, कि सरकार को इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाने चाहिए। कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को वहां पढ़ने के लिए भेज रहा है और अब उसका बच्चा वहां पर उसकी डेथ हो जा रही है, क्यों, क्योंकि वो मेंटल प्रेशर नहीं झेल पा रहा है। एक तरफ से तो पेरेंट्स का प्रेशर प्रेशर कि पड़ोसी का बेटा आईआईटीएन बन गया, तू भी आईआईटीएन कर, है ना, आईआईटी कर, ये प्रेशर। दूसरा, वो बेचारा समझ नहीं पाता, क्लासरूम में इतना प्रेशर होता है कि भाई तेरे को हम बनाकर ही भेजेंगे, यहाँ से इतना कंटेंट दिया जाएगा कि बच्चा आखिर में परेशान होकर क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके अंदर सरकार को कोई ना कोई स्टेप्स उठाने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कोटा कोटा के अंदर, तो 2022 के अंदर 15 लोगों ने की डेथ होती है। ठीक है, ऐसे 2018 के अंदर उसके अंदर 20+ लोगों की डेथ होती है, सुसाइड कर लेते हैं। अगर मैं एनसीआरबी की बात करता हूँ, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, है ना, इसने रिपोर्ट दी थी कि 2022 में ओवर 13,004 या लगभग 13,000 लोग से भी ज्यादा बच्चे सुसाइड कर लिए हैं। इसमें पूरे इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक एक्शन, या इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक्शन उठाना चाहिए, इसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। तो उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा पैसेज बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट न्यूज में आ जाती है, इस आर्टिकल को पढ़ लेना प्लीज। नेक्स्ट आता है, EU आस्क बिग टेक फर्म्स टू आइडेंटिफाई AI डीप फेक्स अहेड ऑफ द इलेक्शन। देखो, EU क्या है, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन बनी कब थी, तो याद रखना सिंपल सा, 1993 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स, ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। आपसे पूछे कितने मेंबर है, 27 मेंबर है। पहले 28 मेंबर थे, फिर एक माइनस हो गया। कौन माइनस हो गया, तो ब्रिटेन एग्जिट कर जाता है। कब ब्रिटेन एग्जिट करता है, तो 2020 में। इस इंसिडेंट को क्या नाम दिया गया था, तो ब्रेक्जिट नाम दिया गया था। ये बेसिक पॉइंट हो गए। अब EU जो है, इसने कहा है कि अभी जितने भी AI डीप फेक चल रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि जो इटली है उसकी PM है ना, मेलोनी, उनकी एक डीप पोर्न वीडियो डाल दी गई तो उन्होंने कंपनसेशन मांगा। ये सारा का सारा AI डीप फेक्स का वजह से हो रहा है। जैसे मोदी जी हैं, वो खुद कह रहे थे कि मैं गरबा खेलते हुए दिख रहा था, जबकि वो थे नहीं। तो इनसे हमारे इलेक्शन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए EU ने क्या कहा है कि जितनी भी बिग बिग कंपनीज है, इनसे कहा है कि थोड़ा सा आप लोग इस पे कंट्रोल करो। ठीक है, और AI आप लोग जानते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी है हमारे लिए, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है। ठीक है, AI की फॉर्मेशन 1956 में हुई थी, और इसको बनाने वाला कौन था, जॉन मैकार्थे।
कौन था? जॉन मैकार्थे। और इसका 2022 में एडवांस वर्जन आता है, जिसको बनाया सैम ऑल्टमैन ने इसको बनाया होता है। ठीक है, और इसकी कंपनी कौन सी है? ओपन एआई। ये बहुत बार न्यूज में बनी रहती है, तो इसको थोड़ा सा हमें देख लेना है। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। आज की जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द इंडिया ग्रिम सेज आईएलओ। देखो अभी जो आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, समझना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है क्या, बनी कब थी? तो याद रखना 1919 में बनी थी। और आपको पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था। और इस वर्ल्ड वॉर के बाद एक ट्रीटी हुई थी, जिसको नाम दिया गया था ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज। और ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज कब होती है? 1919। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो गया था कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए था। तब हमने ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज के बाद 1919 के अंदर क्या बनाया? आईएलओ, एक डिपार्टमेंट बनाया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और याद रखना 1 मई क्या बनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, आईएल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और याद रखना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन यूएन का पार्ट है, लेकिन पहले ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज से बना होता है। ठीक है, दूसरी बात याद रखना, ये जो आईएलओ है, इसको 1969 के अंदर क्या मिल चुका है? तो नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। क्या मिल चुका है? नोबेल पीस प्राइज इसको दिया जा चुका है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसने एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया कि इंडिया में कैसा चल रहा है। अगर इंडिया की मैं बात करूं, तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि भारत में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ पर है भारत के अंदर, इंडिया के अंदर। उस स्टेट का नाम आप लोग कमेंट करके बताओगे। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। चलिए, ओके, मिलते हैं उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।